हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार है और जबरदस्त है। आज के लेक्चर में हम चर्चा करने आए हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर के बारे में। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। यस, हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन वाला पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पार्ट है, डिविडेंड डिसीजन वाला पार्ट है, मोटा मोटा वो कवर हो चुका है। कॉन्सेप्चुअली आपने आई होप उसके बहुत इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे। अब हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर की बात करके आए हैं। अब फाइनेंस के अंदर में रेशियोज की बात करते हैं तो सिमिलर रेशियोज हैं जो आपने अकाउंट्स में पढ़े हुए हैं बचपन में 11th-12th में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको अलग एंगल से समझेंगे, हम फाइनेंस के एंगल से समझेंगे। देखो, हमारा यहाँ पे एनालिसिस वर्ड जोड़ा गया रेशियोज के साथ में। तो रेशियोज तो निकालने हैं, बट वो रेशियोज कहना क्या चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्वेश्चन जब आएगा ना तो क्वेश्चन में डिफरेंट रेशियोज दे रखे होंगे और उनका यूज केस करना होगा टू फॉर्म द P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये सब चीजों में करना होगा। और साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछेगा इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है पर्टिकुलर रेशियो। तो हम उस एंगल से डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को समझते हैं, ठीक है ना। होता क्या रेशियो? कह रहे रेशियो होता है सर कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स, जनरली टू क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर आप मैथ्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे टू डिफरेंट टर्म्स के अंदर में हम कंपेरिजन कर रहे हैं। सर कहां से लाएंगे वो टर्म्स लाई जाएंगी बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हीं का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे सर इसमें तो सिर्फ यही कंपोनेंट है, नहीं बेटा, इसके अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स बन सकते हैं। जैसे इक्विटी प्लस रिजर्व्स की बात करते हैं तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड बनता है। जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो वो शेयर होल्डर फंड बनेगा, इसको हम नेटवर्थ बोलते थे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इनकी बात करूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हम बोलेंगे कैपिटल इंप्लॉयड के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अगेन करंट एसेट्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट हैं, करंट लाइबिलिटीज के भी डिफरेंट कंपोनेंट है। फिर सेल्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स से भी कंपेयर करना होता है तो वो टर्नओवर रेशियोज में आ जाता है। हम सेल्स की जगह कई बार उसमें कॉस्ट से भी डील करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर रहे, इनके साथ मिलकर फॉर्म करना या इनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके साथ भी कंपैरिजन किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्हीं के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसी में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और हम समझने वाले वो कहना क्या चाहते हैं। हमने कुछ कैटेगरी में तोड़ा रेशियोज को। पहला हमने बोला हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी बताना। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि मेरे जो खर्चे हो रहे हैं बिजनेस के अंदर में और जो मेरे हाथ में पैसा पड़ा है वो किस तरीके से बैलेंस चल रहा है, उसको समझने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जो हम डे टू डे पैसा ला पा रहे हैं वो हमारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के कंपोनेंट में डील हो जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के कंपोनेंट्स का कंपैरिजन करते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। फिर बात करते हैं हम लेवरेज रेशियो में, या इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज। तो यहाँ पर हम डील करने वाले हैं आपका लॉन्ग टर्म में जो हम फंड्स लेकर आते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, यहां पर उस पर चर्चा करते हैं। यस, इसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज की डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है उसका कंपैरिजन कर दिया, या हमारे कवरेज रेशियो पर बात कर दी कि हमारा कौन सा कंपोनेंट कहां से कवर किया जा रहा है। जैसे इंटरेस्ट हमारा कहां से कवर होता है, EBIT से। हमारा बात करें प्रेफरेंस डिविडेंड किससे निकालते हैं, हम पैट से निकालते हैं। हमारा अगर बात करें हम डिविडेंड जो निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं, वो हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से निकालते हैं। तो उसके कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो क्या करता है, सेल्स या सेल्स की जगह में कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, है ना। तो सेल्स या कॉग्स का जो कंपैरिजन है ना, इनका कंपैरिजन करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ में। देन आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नाम से समझ में आ रहा है कि धंधे ने कितना कमा कर दिया इन कंपैरिजन टू जो इक्विटी वालों ने लगाया, इन कंपैरिजन टू जो हमारे टोटल एसेट्स हैं। तो इन सब का कंपैरिजन चलता है। इसमें हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले रेशियोज पे बात करते हैं, जहां पे ROE, ROA, है ना, क्या नाम है, ROTA, ये सब चीज़ों में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे इसके अंदर में, या ROCE बात करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ देन हमारा आता है ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका वो धंधा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, उसको क्या क्या रेशियो चेक करना है, इस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मार्केट में जो हमारे शेयर की वैल्यू चल रही है, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, उसके साथ कंपैरिजन जिन जिन चीज़ों का किया जाएगा। जैसे डिविडेंड का कंपैरिजन करते हैं हम, रिटर्न अर्निंग का कंपैरिजन करते हैं हम, मार्केट प्राइस टू बुक प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। तो वो सारे रेशियो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था कि कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, उनका काम क्या होता है। अब शुरू करते हैं एक एक से। तो एकदम क्रिस्प में चलेंगे, उतना समझेंगे जितना आपके लिए जरूरत है क्वेश्चन बनाने में और जितना जरूरत है आपको उसका आंसर का एनालिसिस करने में, ठीक है। सो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज की। तो लिक्विडिटी रेशियोज की अगर मैं बात करता हूं बच्चे आपसे, तो सबसे पहले आता है करंट रेशियो। नाम से समझ में आ रहा है
जो करंट वाले कंपोनेंट है उसका कंपैरिजन करना है, तो दैट विल बी करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का कंपैरिजन करंट लायबिलिटी से किया जाएगा। व्हाट इज क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अब करंट रेशियो के अगर मैं कंपोनेंट देखूंगा ना, तो करंट एसेट्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इन्वेंट्री आ गया, डेटर्स आ गए, सन्ड्री डेटर्स आ गए, कैश एंड बैलेंस अकाउंट आ गया, रिसीवेबल जो रिसीवेबल है वो आ गया, लोन एंड एडवांसेस जो आपने लोन दे रखे हैं या फिर जो एडवांस में अपन ने पेमेंट कर रखी है वो आ गए, ठीक है ना, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट आ गई है ना, या कोई और करंट एसेट आ गया यहाँ पर, ठीक है। करंट लायबिलिटी में क्या आ गया, क्रेडिटर्स जो आपने उधारी में माल उठाया है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म लोन जो आपने लोन ले रखे हैं शॉर्ट टर्म में, बैंक ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, या फिर अपनी शॉर्ट टर्म में जो लायबिलिटीज अपन ने पे करनी है लाइक सैलरीज एंड ऑल, तो वो आ गया, ठीक है ना, या है ना वो आ गया, ठीक है। नाउ अब ये हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट है। अब इसमें से ना देखो समझो मेरी बात, हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं डायरेक्टली करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, तो हम ये चाहेंगे कि करंट एसेट ना एटलीस्ट 2 टाइम्स हो करंट लायबिलिटी का। तो जब हम इसका रेशियो बनाते हैं करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, तो वो बनता है हमारा 2 to 1, मतलब ये दुगना होना चाहिए इससे, ठीक है। तो कहते हैं ये बढ़िया सिनेरियो है, इसका मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है, इसको हम अच्छा मानते हैं। सेम क्विक रेशियो की बात करते हैं, तो क्विक रेशियो में जाते हैं जो क्विक एसेट्स होते हैं। व्हाट आर क्विक एसेट, जिनसे मुझे फटाक से पैसा मिल सके, मतलब ज़्यादा समय में इंतज़ार ना करना पड़े, कुछ ही समय में मुझे पैसा मिल जाए। तो इसमें ना हम 2 चीज़ें हटाते हैं, कह रहे एक हटाते हैं इन्वेंट्री, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये तो हट रही है ना, ये तो एक्सपेंसेस कर दिए, इसमें क्या पैसा मिलेगा। अब इन्वेंट्रीज हटाने का रीज़न क्या होता है कि इन्वेंट्रीज जितने की होती हैं, अगर मैं उसको क्विकली बेचना चाहूँगा ना, वो उतने की नहीं बिकेंगी। लोगों को समझ में आ जाएगा भाई साहब ये तो कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है इसके बिजनेस में, या तो ये नुकसान बना रहा है या कुछ पंगा आ रहा है, तो हम इन्वेंट्रीज को क्विक एसेट का पार्ट नहीं मानते हैं। तो करंट एसेट में इन दोनों को हटाया तो ये बाकी बचे क्विक एसेट, इसको डिवाइड किया करंट लायबिलिटी से, मेरे को मिल गया क्विक रेशियो, या जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको इसकी रेशियो की वैल्यू दे रखा होगा, एक आधा कंपोनेंट पकड़ा रखा होगा, आपको बाकी बचे हुए कंपोनेंट निकालने होते हैं, बेसिक पर्पस यही होता है, ठीक है ना। यस, अब क्विक एसेट रेशियो क्या बता रहा था हमारे बिजनेस के अंदर में, कि क्विकली जो मेरे को कैश अवेलेबल हो सकता है, यस, टू पे ऑफ माई करंट लायबिलिटी। तो हम बोलते हैं कि ये 1 to 1 होना चाहिए, कि मतलब मेरे पास बिजनेस के अंदर में आप चाहते हो ना कि लिक्विडिटी ढंग से मेंटेन हो, तो क्विक एसेट रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, क्विक एसेट रेशियो जो है हमारा वो 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है। नाउ कैश रेशियो क्या है, कह रहे उसमें और भी चीजें हटा दो, उसमें सिर्फ वही चीजें रखो जो आपको फटाक से कैश ला के दे सके। मतलब अभी ये बोलो कैश चाहिए, 1-2 दिन में कैश अवेलेबल है, कह रहे वो तो सर जो बैंक में पैसा पड़ा है वो हो गया, या मेरे जो गले में कैश पड़ा है वो हो गया, या फिर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट पड़ी है ना, जिनको हम 2 दिन के अंदर अंदर निकाल सकते हैं, वो कंपोनेंट हमने यहाँ डाल दिया। इसका कंपैरिजन करंट लायबिलिटी के साथ किया, तो करंट लायबिलिटी को जो अभी अगर मुझे पे करना है ना, तो नेक्स्ट 2 डेज में किससे पे कर सकता हूँ, वो कंपोनेंट का कंपैरिजन किया, ठीक है। ये एकदम एक्सट्रीम लिक्विडिटी बता रहा है, ओके। नाउ अब बिजनेस के अंदर में ना हम ये भी सोचते हैं कि कल को अगर मेरी सेल बंद हो जाए, तो मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए सक्षम हूं या नहीं हूं, उसको चेक करना है। अब मेरे बिजनेस के खर्चे क्या होते हैं, अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। तो बिजनेस के ऑपरेशन के खर्चे क्या है, कॉग्स है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉग्स आ गया सबसे पहला खर्चा ये। दूसरा, अब कॉग्स में क्या होता है, हमारा सब कवर हो जाता है, हमारे क्या नाम है, हम बोलते हैं जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसको देखो, फिर उसमें ऐड करो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किए हैं, यस, बिजनेस के अंदर जो हमने लेबर चार्जेस वगैरह लिए वो सब इंक्लूड करो, फिर उसके ऊपर में लगाओ जो आपने न्यू परचेजेस करी है, फिर माइनस करो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो वो ऐसे हम निकालते हैं कॉग्स को, याद है, यस। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सामान बेचने के खर्चे हो गए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हो गए, दैट इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज एक्सपेंसेस, वो ऐड करो, ठीक है। अगर मान लो तुमने गलती से इसके अंदर में डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड किया, तो उसको हटा डालो, कह रहे उसको हटा डालो, हमें एक्चुअल में जो खर्चे, यस, एक्चुअल में जो हमारे पास में खर्चे पे करने हैं उसको लेकर चलना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब हम चाहेंगे कि मुझे यहां पर ये रेशियो क्या बता रहा है कि मैं कितने दिन तक सर्वाइव कर सकूंगा, तो ये मेरा खर्चा कितना पूरे साल का है, कह रहा है 1 दिन का खर्चा क्या है, आप नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन में कई बार इसकी वैल्यू 360 देगा, कई बार नहीं देगा, तो हमारा 365 भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ओके। तो यहां पर ये बन जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। अब मैंने बोला जो मेरे पास कैश अवेलेबल है, मान लो मैंने बोला कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे आया 100 रुपए, अब मेरे पास में जो कैश अवेलेबल है वो है 200 रुपए, और जो मेरे पास में मान लो कुछ नेट रिसीवेबल है जो मेरे को अभी
थोड़े दिनों में पैसा मिल जाएगा, मान लो 100 रुपये का, और मान लो मेरी कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 50 रुपये की, तो ये मेरे पास में पैसा अवेलेबल है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि 200 + 100 + 50 दैट इज 350 / 100। मैं अपना बिजनेस 3.5 दिन तक ही सर्वाइव कर पाऊंगा। तो ये बता रहा है कि अगर सब कुछ बंद हो जाए 3.5 दिन में तेरा धंधा सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक है, समझ में। नाउ नेटवर्किंग कैपिटल, एक्चुअली में नेटवर्किंग कैपिटल कोई रेशियो नहीं है, कोई कंपैरिजन वैसा नहीं कर रहे हैं हम कि दो चीज़ों का हम डिवीजन से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ वो सिंपल क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, तो वही बात कर रहा है। बट इसको हमने यहाँ क्यों डील किया, बिकॉज लिक्विडिटी की जब बात करी जाती है तो वो ऑलवेज वर्किंग कैपिटल को डील करता है ना। तो लिक्विडिटी का मेन पर्सपेक्टिव ही होता है। अगर आप कभी भी किसी इन्वेस्टर के साथ बैठे होगे ना, वो सबसे पहले बोलेगा कि लिक्विडिटी क्या है तुम्हारी, तो वो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है, बोलेगा माई वर्किंग कैपिटल इज दिस मच, तो समझ आ जाएगा उसको कि भाई क्या चल रहा है तेरे धंधे में, ठीक है ना। यस, कि तूने कितना वर्किंग कैपिटल में लगा रखा है, उसको मैनेज कितने अच्छे से कर रहा है, तो वो इस पे बात करता है, इसलिए हम लिक्विडिटी रेशियो में इसको डील कर लेते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को जानने से पहले हमें जो है ना एक बार जानना है हमारे जो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको जोड़कर क्या क्या नाम बन सकते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स है दैट इज इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ये होता है मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बट एक चीज का ध्यान रखना, कई बार ना बिजनेस में आप क्या करते हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर लेते हो, है ना, लाइक फिक्टिशियस एसेट में लगा दिया खर्चा, या पी एंड एल का कुछ डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ये आपका कुछ नुकसान हो रखा है, ये खर्चा ना हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां से ये खर्चा सब्ट्रैक्ट होकर हमारा जो नेट रिजर्व्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2 लाख माइनस 1 लाख, इस केस में 1 लाख का रिजर्व बनेगा, प्लस में 10 लाख किया, तो ये मेरा क्या बनता है, दिस इज इक्विटी का जो पैसा है, इसको हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं या फिर इक्विटी का पैसा भी बोल सकते हैं। जब इक्विटी के पैसे में मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर दूंगा तो वो मेरा बनता है टोटल शेयर होल्डर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब इसमें जब मैं लॉन्ग टर्म डेट भी ऐड कर दूंगा तो ये मेरे क्या है, टोटल कैपिटल जो मैंने बिजनेस में इंप्लॉय कर रखा है उसके बारे में बात करता है। तो लॉन्ग टर्म डेट भी ऐड करते हैं तो इसको कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं। अब यहाँ पे आईसीए ने मस्ती क्या करी है, इन्होंने कैपिटल इंप्लॉयड को नेट एसेट बोल दिया है। मैं दिखाऊंगा बहुत जगह कैपिटल इंप्लॉयड को नेट एसेट बोल दिया है, बट जबकि हमने नेट एसेट क्या पढ़ा है, हमने नेट एसेट पढ़ा हुआ है अकाउंट्स के अंदर में कि नेट एसेट होता है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। व्हाट इज टोटल एसेट, सर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट। लायबिलिटीज क्या है, सर लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। कह रहे दोनों माइनस कर देनी है, हाँ माइनस कर दो। अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या बनाएगा, वर्किंग कैपिटल। एक बार समझते हैं यहाँ से क्या बनेगा, वो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस किया, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया मेरा, सर मेरा बचा हुआ पार्ट ये हो गया, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो मेरा ये जो पार्ट है, ये मेरा क्या बनता है, मेरा ये हमारा इसके इक्वल बनता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इसमें से मेरा ये लॉन्ग टर्म डेट माइनस हुआ, तो ये माइनस हो गया, तो ये बचा क्या मेरा, अरे सर ये तो शेयर होल्डर फंड बचा। इसमें ये कैपिटल इंप्लॉयड में तो लॉन्ग टर्म डेट ऐड होता है ना, इसने नेट एसेट हमारा एक्चुअली में क्या होता था, नेट एसेट मेरा ये होता था हमारा। एक्चुअल में हम लोगों ने नेट एसेट जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने नेट एसेट पढ़ा है सर ये वाला, यस हमने नेट एसेट इसको पढ़ा है। बट आईसीआई क्या करेगा, वो कैपिटल इंप्लॉयड को नेट एसेट मानेगा, ध्यान रखना। एक्चुअल में वो क्या बोलेगा, ये नेटवर्थ है सर, और नेट एसेट क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में वो कैपिटल इंप्लॉयड को अलग लेगा और नेट एसेट को अलग लेकर चलेगा। बट अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो ध्यान रखना, ठीक है, नेट एसेट इज डिफरेंट, कैपिटल इंप्लॉयड इज डिफरेंट। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म डेट क्वेश्चन भी नहीं तो फिर बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलती होती है। अच्छा, अब बिजनेस में कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब कि जो आप फाइनेंस लेकर आए उनको जो आप फिक्स्ड खर्चा दे रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अगर बोले जो नॉन फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे वो होगा हमारा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो ये याद रखना। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या जिसको हम लेवरेज रेशियोज भी बोलते हैं। उसमें सबसे पहला बात करेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बड़ा नाम से समझ सिंपल आ रहा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट से उनका कुछ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी रेशियो की। तो जब मैं इक्विटी रेशियो का कंपैरिजन करता हूं नेट एसेट से या कैपिटल इंप्लॉयड से, वो मेरा इक्विटी रेशियो है। तो हमने शेयर होल्डर की इक्विटी क्या होती है, मेरी इक्विटी प्लस में रिजर्व्स, है ना। रिजर्व्स में ही ऑटोमेटिकली मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर डिवाइड किया मैंने किससे, यहां पे जब कैपिटल इंप्लॉयड की बात करते हैं तो इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस में हमारा लॉन्ग टर्म डेट।
जब वो नेट एसेट की बात करेगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट नहीं आएगा, बस सिंपल, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। बट यहाँ पर ये बात करता है, ये मस्ती करता है, कह रहा है नेट एसेट ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये क्या बोल रहा है, नेट एसेट ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। वो क्या बोल रहा है, देखो कह रहे हैं नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स लॉन्ग नेट फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज नेट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट माइनस का लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, एंड नेट करंट एसेट। तो एक्चुअल में इसने करंट एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट बोल दिया है यहाँ पे नेट एसेट। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट को हटाने की कोशिश कर रहा है। ये कंफ्यूजन होती है, इसमें ध्यान रखना, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज डेट रेशियो, ऑब्वियसली डेट का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे नेट एसेट से। बट मस्ती क्या हो रही है यहाँ पे, अगेन डेट का कंपैरिजन लॉन्ग टर्म डेट का भी होता है और कई बार ये टोटल डेट की बात करेगा। व्हाट इज टोटल डेट, टोटल डेट इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस में जो शॉर्ट टर्म में भी आपने डेट ले रखा है, मतलब बेसिकली जो करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट है ना उसको भी ले लेगा, तो याद रखना। अच्छा अगेन नेट एसेट को यहाँ पे डील नहीं करेंगे, हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ही डील करके चलते हैं। जब डेट रेशियो की बात करता है तो हम मेजरली मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली यहाँ तो डेट आ ही रहा है ना, तो ये नेट एसेट्स के अंदर में हम क्या बोलते हैं, ये नेट एसेट्स कौन सी मान के चल रहा है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूजन है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी इसका कंपेरिजन कर रहे हो यहाँ तो टेंशन की बात ही नहीं है, यहां पर इसने लेना ही है नीचे में डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू लेगा, यहां ले या यहां ले, इसमें क्या लेगा ये यहां पर इक्विटी भी लेगा, रिजर्व भी लेगा, प्रेफरेंस भी लेगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल भी लेगा और साथ में लॉन्ग टर्म डेट भी लेगा। उसका कंपैरिजन टोटल डेट से करे या लॉन्ग टर्म डेट से। टोटल डेट में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, या फिर हमारे कोई भी अदर इंटरेस्ट बियरिंग जो भी शॉर्ट टर्म या लोन होंगे वो भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यस, डेट टू इक्विटी रेशियो। व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि हमारा जो डेट है उसका कंपैरिजन विद द इक्विटी, है ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब मैं ऊपर में डेट रखूंगा, अब डेट टोटल भी हो सकती है या लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकती है ना, तो एलटीडी भी हो सकती है और मेरा एलटीडी प्लस में कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका कंपैरिजन किया किससे, मैंने किससे कंपैरिजन किया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व्स। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, क्लियर है गाइस। यस, ओके। तो अच्छा यहां पर ये देखो कई बार क्या करेगा ना, शॉर्ट टर्म की जो कह रहा है लाइबिलिटीज में ना, ये क्या करेगा, शॉर्ट टर्म की जो करंट लाइबिलिटीज है वो पूरा ही ले लेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन ले, हो सकता है करंट लोन ले ले, मतलब जो टोटल डेट ले रहा है ना, तो वो टोटल डेट में क्या कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म डेट प्लस में करंट लाइबिलिटीज पूरा ही ले ले, है ना। टोटल डेट में वो लॉन्ग टर्म डेट प्लस में करंट लाइबिलिटी, ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज पार्ट टाइप ऑफ हमारा शॉर्ट टर्म जो मुझे पेमेंट करनी है। नाउ यस, कह रहे डेट टू टोटल एसेट रेशियो क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि सर डेट को टोटल एसेट से डिवाइड करना है। व्हाट इज टोटल एसेट, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, तो मैंने डेट को फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट से डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है ना, क्लियर है। एक बार रीडिंग मार लेना सब चीजों की। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग का रेशियो बोलते हैं हम बिजनेस के अंदर में जो फिक्स खर्चे हो रहे हैं ना वो लाने वाले कंपोनेंट्स। फिक्स खर्चे कौन से लाते हैं कंपोनेंट्स हमारे में, फिक्स फाइनेंशियल खर्चे वो लाते हैं हमारे डेट और हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कह रहे हैं इनका कंपैरिजन करो जो बिजनेस में नॉन फिक्स खर्चे ला रहे हैं, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। इनका जो कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये लिखा हुआ है सिंपल, दिस इज कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है, ओके। ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है। क्वेश्चन में कई बार वैल्यूज आती है इसकी डायरेक्ट कि भाई कैपिटल गियरिंग रेशियो ये दे रखा है, उसमें कुछ कंपोनेंट आपको पता है कुछ नहीं पता है, वो निकालने होंगे, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि बिजनेस के जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। वो कौन है प्रोप्राइटर, बिजनेस के शेयर होल्डर, है ना, बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड को हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल एसेट से। अब कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, यहां पर जो मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो है और डेट टू टोटल एसेट रेशियो है ना वो 1 बनने का, याद रखना, डेट टू टोटल एसेट प्लस में प्रोप्राइटरी रेशियो, यस, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया और डेट में हमारा करंट लाइबिलिटी प्लस में लॉन्ग टर्म डेट आ गया। अगर ये पूरा देखोगे तो ये क्या है, मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया, नीचे में टोटल एसेट्स पड़ा हुआ है और टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी बराबर होती है, तो यहाँ पर इसीलिए यस मेरा क्या बन जाता है, ये हमारा 1 बन जाता है, ठीक है, याद रखना, ओके। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय में टोटल एसेट, ठीक है। यस, नाउ कवरेज रेशियोज की बात करते हैं। मतलब कवरेज रेशियो सिंपल बताता है कि जिससे वो मिलता है
डिवाइडेड बाय में जो मिलता है। ये लॉजिकल बहुत ज्यादा है। देखो पहले वाले में क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर में वो देख रहा है कि भाई किसका कितना कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है, वो ये देख रहा है कि किसका कितना कंपोनेंट है, कौन सी चीज से कितना निकाला गया, सिंपल, ठीक है ना। कवरेज रेशियो बड़ा दिमाग लगाने वाला है। कवरेज रेशियो क्या बताने की कोशिश करते हैं, ये बताता है कि कितना कितना हमने खर्चा दिया और उस खर्चा देने के लिए हमने कितना उसे कमाया। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, हम थोड़ा सिंपल रेशियो से शुरू करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कहां से माइनस होता है सर, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है, ठीक है। तो मतलब हम यहां पे इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ईबीआईटी टू इंटरेस्ट। ये क्या बताएगा, मान लो ईबीआईटी मेरा 1 लाख है और इंटरेस्ट मुझे 10,000 का पे करना है, तो ये बता रहा है कि भाई मेरा 10 टाइम्स है मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब इंटरेस्ट की टेंशन ही ना लो, इंटरेस्ट की टेंशन ही ना लो, उससे 10 गुना हमने जहां से वो पैसा निकालना है वो बना लेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बेसिकली हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बात करता है। ये बताता है कि भाई तुम्हारे बिजनेस में कितना सेफ्टी है, भी टेंशन मत लो, इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। सिमिलरली प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से कवर होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड सर अब पैट से पे करते हैं, तो पैट को जब मैं पीडी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कहां से पे करते हैं सर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या फिर नेट इनकम जिसको बोलते हैं, कह रहे हैं यहां से पे करते हैं। तो अगर धंधे ने कमाई करके दिया 100 रुपए की और तुम्हें डिविडेंड बांटना 10 रुपए का, तो टेंशन ही नहीं है ना, टेंशन ही नहीं है, कह रहे हो जाएगा पे। यस अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हमें चीजें पे करनी होती है। जैसे हमारा आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब जो डेट वाले लोगों को हमें वापस रीपे करना होता है, वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं करना होता, वहां पे हमें प्रिंसिपल का भी कंपोनेंट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट प्लस में इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट लिख रहा है ना अलग से, वो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। मतलब मेरा लाख रुपए का लोन लिया, तो लाख रुपए में मैंने बोला प्रिंसिपल अमाउंट मैं आपको 10,000 पे करूंगा, उसके ऊपर में मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे करता हूँ, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट की बात क्या कर रहा है यहाँ पर, हमारा प्रिंसिपल पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कहां से कवर होगा, कह रहा है ऑब्वियसली इंटरेस्ट कवर हो जाता है ईबीआईटी से। अब डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये हमारे जो खर्चे हैं ना, ये खर्चे होते नहीं, हम दिखाते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो जब मैं प्रिंसिपल को रीपे करने की बात करूंगा, तो एक्चुअल मेरे जो बिजनेस कमा के दे रहा है वो ईबीआईटी डी है, इबिट्टा बोलते हैं इसको, है ना, ये कमा के देता है। तो धंधा जो कमा के दे रहा है वो आपको ईबीआईटी कमा के नहीं दे रहा, धंधा एक्चुअली में ईबीआईटी डी है, दैट इज इबिट्टा बोलते हैं इसको, वो कमा के दे रहा है। तो हम बोलते हैं इसका कंपैरिजन करना चाहिए इससे। हम अपने बिजनेस में जो मेरे को लोन पे करना होगा वो पे करना होगा ना, लोन का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, वो मैं ईबीआईटी टीडी है, दैट इज इबिट्टा से पे करता हूं। तो इबिट्टा का कंपैरिजन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट में आता है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इबिट्टा, इबिट्टा में पैट भी कवर है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट सब कवर किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है गाइस, हाँ नाउ ओके। अच्छा यहाँ पे देखो हमने लॉजिकली समझने की कोशिश किया, यहाँ पे मैंने इसको आफ्टर टैक्स कंपोनेंट ले लिया, ये तो पहले टैक्स से कट गया, ये आफ्टर टैक्स कंपोनेंट है, तो इसका ये जो पार्ट है ना, ये आफ्टर टैक्स बात कर रहा है, ये मेरा बिफोर टैक्स बात हो जाएगी, ठीक है। नाउ ओके, ये सब डील कर लिया। फिर आता है हमारा, यस एक रह गया शायद बीच में, हाँ फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। ये सिमिलर टू हमारा डेट सर्विस चार्ज रेशियो ही है ना, डेट सर्विस कवरेज रेशियो की तरह ही है ये, ठीक है। इसमें फिक्स चार्जेस आ गए, मान लो बिजनेस में कुछ और फिक्स खर्चे हमें पे करने हैं, तो हम क्या बोलते हैं फिक्स खर्चे कहाँ से पे करने हैं, अगेन ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब ये इबिट्टा की बात ही कर रहा है, कह रहा है इबिट्टा का आपने कंपैरिजन करना है, जो भी इंटरेस्ट प्लस में जो फिक्स चार्जेस आपको पे करते हैं वो आपका नीचे में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो हमने इसको ऐसा भी लिखते हैं, कह रहे ईबीआईटी प्लस में मान लो जो फिक्स चार्जेस है वो आपने बिजनेस से कमाया है, ये ऊपर में कमाई आ गई, डिवाइडेड बाय में इंटरेस्ट प्लस में जो फिक्स चार्जेस आपको पे करने हैं, ठीक है ना। यस ठीक है गाइस, ओके ओके। अच्छा ईबीआईटी को हम पीबीआईटी भी बोलते हैं कई बार, मतलब अर्निंग प्रॉफिट वर्ड से रिप्लेस हो गया। ईएटी को हम पैट भी बोलते हैं, ईबीटी को हम पीबीटी भी बोलते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ओके एक चीज़ बड़ी प्यार से समझना, ठीक है, आपका अजम्पशन के अकॉर्डिंगली रेशियो एनालिसिस में आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। आपने फॉर्मूला में अगर अलग वैल्यू को अज्यूम किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, आपने बोला कि मैं टोटल डेट ले रहा हूं, कई बार आपको वो बोल रहा क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट ले लिया, आंसर अलग हो सकता है, दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे, टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला है, अगर क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली बोला है तो मैं उस हिसाब से लूंगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसका आंसर हमारा तो दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिया था, अलग आ रहा है, तो टेंशन मत लो, आईसीआई क्लियर बोल रहा है, कह रहा है अगर अजम्पशन गिवन नहीं है तो आप जो भी फॉर्मूला में मानना है वो मानकर चल सकते हो, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ऐसा नहीं कुछ भी ले लेंगे, बट जो भी ऊपर डिस्कस किया उसमें 2-3 ऑप्शन बन रहे हैं ना, जैसे आगे दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ फॉर्मूला में सेल्स के अकॉर्डिंगली भी बात हो सकती है, कॉग्स के अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं, तो हम सेल्स में भी बात कर सकते हैं, कॉग्स में भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम कुछ भी मान के कर सकते हैं, ठीक है ना।
क्लियर है नाउ। ओके, सो अभी यहां देखते हैं, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे टर्नओवर रेशियो में क्या करना होता है, सेल्स का कंपैरिजन करते हैं हम दूसरे, तो सेल्स ऊपर आएगी और बाकी कोई कंपोनेंट नीचे आएगा जिसका कंपैरिजन करना है। अब सेल्स की जगह में हम कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी बात कर रहे होते हैं ना, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सेल्स का कंपैरिजन जब टोटल एसेट से करेंगे तो वो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बन गया। यस, फिक्स टर्न सेल्स बाय में अगर मैंने फिक्स एसेट्स किया तो वो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बन गया। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि फिक्स एसेट के कंपैरिजन में आपने कितनी सेल करके दी है, ये क्या बता रहा है, सेल्स बाय टोटल एसेट, कि टोटल एसेट जो आपकी कंपनी में उसके अकॉर्डिंगली आपकी सेल कितनी हो रही है। ये आपको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं दो कंपनीज का कंपैरिजन करना चाहूं, उनके इतने ज्यादा एसेट है, उसके अकॉर्डिंगली वो देखो कितनी सेल बना रहा है। तो ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल एम्प्लॉयड का कंपैरिजन सेल्स है, कि भाई मैंने सेल्स जो करी और जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया उसका कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह यहां पे हम नेट एसेट पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। करंट एसेट रेशियो की बात में बात करेंगे, अगेन मेरे जो करंट एसेट्स के कंपैरिजन मेरी सेल्स कैसी है, यस। अच्छा, जब करंट एसेट्स की बात करते हैं ना, तो करंट एसेट्स का जो कंपैरिजन होता है ना, वो सेल्स की जगह में बेटर होता है कॉग्स में लेना, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा, ऊपर में भी मैं कॉग्स से कंपैरिजन कर सकता हूं, बट यहां पे मैं ज्यादातर यूज कॉग्स को ही करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अगेन यहां पर भी कॉग्स की बात आ जाएगी। अब मैं कॉग्स का कंपैरिजन किया इन्वेंट्री के साथ में, कॉग्स का कंपैरिजन किया मेरा जो मेरे डेटर्स के साथ में, कॉग्स का कंपैरिजन किया मैंने अपना क्रेडिटर्स के साथ में, तो ये सब चीज़ों को हम डील करने लगेंगे। बट एक समझने की बात है, इसमें और भी आएंगे अभी, है ना। हमारा ये जो रेशियोज है ये बताता है कि मेरे बिजनेस से जो कमाई हो रही है ना, वो कितने दिन में मैं पूरी कर पा रहा हूँ। अभी आगे डिस्कस करेंगे ना, ये डिस्कस करेंगे इसको, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले वाला तो सिंपल है, सेल्स को टोटल एसेट से डिवाइड किया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स को फिक्स एसेट से डिवाइड किया, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। हमने सेल्स को डिवाइड किया कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो मेरा आ गया कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेल्स की जगह कॉग्स भी हो सकता है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यस, ये देखो ये कह रहा है सिंस नेट एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा होता नहीं है, गुमराह कर रहा है। नेट एसेट एक्चुअली क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड टू माइनस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन में नहीं करेगा गड़बड़, यहाँ कर रहा है, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या पढ़ा है हमने, ध्यान समझना। जब मैं सेल्स का कंपैरिजन वर्किंग कैपिटल से कर रहा हूँ, बट इसके कंपोनेंट्स में जब बात करेंगे ना, वो बढ़िया है। ये वाले हमारे को रेशियो ध्यान से समझना है, आइए इसको समझते हैं। यस, नाउ गाइस आप समझने की कोशिश करना, हम बात करने लगे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? अब इन्वेंट्री जो है ना, उसका डील हमारा कॉग्स से किया जाता है, ठीक है ना। मेरे बिजनेस की जो इन्वेंट्रीज है, व्हाट इज इन्वेंट्री सर? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस के अंदर जो चल रहा है वही इन्वेंट्री है ना। अब हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की बात करें या क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, हम ले लेते हैं एवरेज, कह रहे हैं टेंशन नहीं लेने की। तो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, कॉग्स का कंपैरिजन किया जाता है एवरेज इन्वेंट्री से, याद रखना, ठीक है। अगर मुझे नहीं दे रखी है ना ओपनिंग इन्वेंट्री, तो फिर मैं सीधा क्लोजिंग इन्वेंट्री से बात करूंगा, अदरवाइज मैं दोनों का एवरेज लेने पे चर्चा करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ऊपर ध्यान रखना, जितने भी ऊपर रेशियो दिए ना, चाहे वो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, हमारा जो भी हो, उसमें ना अगर मुझे दो डिफरेंट टाइमलाइन की आपको वैल्यूज दे रखी हैं, सेल्स दे रखी है, करंट एसेट दे रखा है जैसे इस केस में, या फिर मेरा फिक्स एसेट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है। तो याद रखना, अगर मुझे ऐसा दिया तो मैं क्या करूंगा, ऊपर में तो सेल लूंगा एंडिंग पीरियड की, और नीचे में ना मैं एवरेज ले लूंगा, यस, दोनों वैल्यूज का, ओके। याद रखना इसका, ये क्या बोलते हैं कि देखो यहां से यहां सेल्स बढ़ाने में तो आपको यही बढ़ गई सेल, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना बढ़ रहा होता है, तो इसका एवरेज ले लो नीचे में। तो ऊपर की आपकी एंड सेल का कंपैरिजन हम कहते हैं एवरेज से कर लोगे तो वो बेटर दिखाता है, ठीक है। यस, ये याद रखना, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझ में आया। नाउ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होगा, रॉ मटेरियल्स की जो इन्वेंट्रीज हैं उनका ओपनिंग स्टॉक, उनका क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज ले लो नीचे में, और ऊपर में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। अब समझो मेरी बात, कॉग से कंपैरिजन नहीं होगा इसका, रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम किया। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसा मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक मेरे को पता है ना, मेरे पास में न्यू जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, और यहां मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। जो बचा हुआ पार्ट आएगा मेरा, वो क्या है मेरा, है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जैसे निकालेंगे हम, ये देखो ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, यस, याद है आपको, है ना।
तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि रॉ मटेरियल किससे कंपेरेबल है भाई, रॉ मटेरियल जितना मैं कंजम्पशन कर रहा हूं उससे कंपैरिजन है। मतलब जो मैंने खरीदा, जो मेरा पहले पड़ा था, माइनस कर दो जो मैंने मेरे अभी बचा हुआ पार्ट पड़ा है, तो वो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा मेरा, जो मैंने कंज्यूम कर लिया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का कंपैरिजन करना रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है, ठीक है, उसके एवरेज से। यस, नाउ नेक्स्ट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को बात करते हैं यहां पर, हमारा बेसिकली जो हमने उधारी में माल बेचा उसके रिगार्डिंग में। तो उधारी में माल बेचा मतलब क्रेडिट सेल किया, तो क्रेडिट सेल का कंपैरिजन हमारा कर रहे हैं हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। मतलब मेरे को मान लो मैंने पूरे साल में क्रेडिट सेल करी है 1 लाख की, अब 1 लाख में से जो मेरे को अभी रिसीव करना है वो 20,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उधारी पे 5 गुना माल बेच चुका हूं जो मेरे को अभी रिसीव करना है। तो ये बहुत अच्छा कंपोनेंट बताता है, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में इसका यूज करते हैं, पूरा एक पार्ट है इस पर, ठीक है। यस, जो हमने उधारी पे माल बेचा दैट इज क्रेडिट सेल, उसका कंपैरिजन कर दो आप किससे, जो हमारे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये जितना टाइम्स होगा वो ये बता रहा है कि कितने मतलब कितना कम आप पैसा फंसा के रखते हो। उधारी पे माल तो बेच रहे हो बट कितना कम पैसा आप फंसा के रखते हो उधारी पे, वो ये बता रहा है। ये बढ़िया चीज है, ठीक है ना। नाउ अब हम ये भी देखना चाहते हैं ना अगर कि हमारी उधारी कितने दिन तक दे रहा हूं मैं, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट डील करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ना नंबर ऑफ डेज से अगर मैं डिवाइड करा दूंगा ना, तो वो मेरे को मिल जाएगा, आएंगे ये रहा देखो, रिसीवेबल वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका बहुत यूज आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में, कि मैं कितने दिन में पैसा मेरा रिसीव कर लेता हूं ऑन एन एवरेज। तो हम क्या बोलते हैं, आप नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ वीक्स, जितना भी आपको मानना है, मंथ्स में, वीक्स में या डेज में, उसको डिवाइड करा दो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। ये आपको क्या बता देगा, ये आपको बता देगा कितने दिन में या कितने महीने में या कितने हफ्ते में आप पैसा अपना रिसीव कर लोगे। जैसे हमने बताया कि देखो मेरे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसी चीज का 4 टाइम्स आया, मतलब जितना मैं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो अपना उधारी स्टॉक कर रखी है क्रेडिट पे सेल उसकी 4 गुना है, ठीक है ना। क्रेडिट पे सेल जो उधारी स्टॉक कर रखी है उसके 4 गुना है क्रेडिट सेल, ठीक है। तो रिसीवेबल वेलोसिटी क्या बताता है कि पूरे साल में इसका मतलब 3 महीने आपने पैसा बचा रखा है। तो क्या किया हमने, 12 महीने होते हैं साल में, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, मतलब आपका 3 महीने के लिए पैसा अटका हुआ रहता है डेटर्स के पास। या हफ्ते में बात करी तो 13 वीक आया, डेज में बात करी तो डेज 360 मान लिया साल में, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए तो 360/4 को किया तो 90 दिन आया, ठीक है। तो ये बताता है, ओके। अब इसको हम एक और तरीके से डील करते हैं, हम बोलते हैं देखो इसमें क्या किया हमने क्या किया, इसको आप क्या करो, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल। तो अगर थोड़ा लॉजिकली देखोगे ना ये चीज बन सकती है, सिंपल है। देखो ये फॉर्मूला था, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट सेल बाय में एवरेज रिसीवेबल अकाउंट। अब इसको ऊपर ले आया, इसको नीचे ले आया, तो मेरा क्या बन गया, एवरेज रिसीवेबल अकाउंट, है ना भाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला खेल किया हमने। तो ये क्या है मेरा, 1 दिन की क्रेडिट सेल बताएगा। तो एवरेज रिसीवेबल अकाउंट बाय में क्रेडिट सेल पर डे से भी हम सेम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिसीवेबल वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरे को पता चलेगा। सिमिलरली पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, जो मैंने देनी है, जो मैंने माल उधारी पे लिया उनको देना है। तो बेसिकली जो मेरे को क्रेडिट परचेजेज हुई हैं उन उधारी पे माल क्या लिया मैंने, जो क्रेडिट परचेज करी, तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय में एवरेज अकाउंट पेएबल। तो अगेन एवरेज अकाउंट मतलब कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने उधारी पे लिया डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो मैं इसको एवरेज भी ले सकता हूं, आएगा, ठीक है। मैं इसको एवरेज भी ले सकता हूं डिवाइडेड बाय, या फिर मैं इसको, हो सकता है मान लो मुझे ओपनिंग पेएबल बैलेंस ना दिया हो किसी क्वेश्चन में, ओपनिंग नहीं दे रखा, तो मैं क्या मानूंगा, मेरा जो क्लोजिंग पेएबल्स हैं और जो बाकी बिल्स पेएबल है वो सारा कुछ इसी में काउंट करके ये भी ले सकता हूँ। अगर ओपनिंग बैलेंस ना दे रखा उसको हम 0 मान के फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्लोजिंग पे बात कर लेंगे ना, मेरे जो क्लोजिंग पेएबल्स है उस पर बात कर लूंगा, ठीक है। क्लियर है। नाउ सेम तरीके से मैं अगर इसकी एवरेज पेमेंट पीरियड निकालूं तो मंथ्स में निकालना, वीक्स में निकालना, डेज में निकालना, उसको आप डिवाइड करा दो पेएबल टर्नओवर रेशियो पे। ये क्या बता रहा है, कितने समय के लिए आप उधारी पे माल ले पा रहे हो, है ना, मतलब कितने डेज के लिए, कितने मंथ्स के लिए आप उधारी पे माल ले पा रहे हो, सिंपल है, ठीक है। क्लियर है, ओके। उधारी पे माल लेना है, उधारी पे माल बेचना भी है। उधारी पे जो माल लेंगे वो रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग लेते हैं जनरली, और जब हम बेचते हैं तो क्या होता है, हमारे फिनिश गुड्स जाते हैं, तो जो बेचा जा रहा है और लिया जा रहा है वो अलग अलग माल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। कई बार है ना रिटेलर के लिए वो सेम भी हो सकता है, बट हम इसको इस तरीके से डील कर रहे हैं। हम क्या चाहेंगे, जो मैं ले रहा हूं ना उसका साइकिल उधारी का वो ज्यादा हो, जो मैं दे रहा हूं ना उधारी पे उसका कम हो। अगर मैं इसका अपोजिट सोचूं तो मैं बोलूंगा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो हमारे पेएबल टर्नओवर रेशियो से, ठीक है ना। क्लियर है। नाउ
ये बात ध्यान समझ में आना। ओके, नाउ अब आगे हम बात कर रहे हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में, ठीक है ना। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझने के लिए एक बार P&L अकाउंट के कंपोनेंट्स को समझते हैं, है ना, और उसको ही ध्यान रखना है। अगर P&L अकाउंट के कंपोनेंट आपको ध्यान से है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। देखो, सबसे पहले जब P&L अकाउंट में आता है तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमारी इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक क्या है, उसमें हमने जो परचेजेस करी उसको हम डील करते हैं, ठीक है ना। हमने जो परचेजेस करी हम उसको डील करते हैं। फिर हम जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पर उसको हम माइनस करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। और भी इसमें बीच में क्या आ गया, हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में हमारी परचेजेस प्लस में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, ये बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में को जो है मैं सेल्स में से माइनस करूंगा, तो सेल्स माइनस का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करा है तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें क्या देगा, ग्रोस प्रॉफिट देगा। अब ग्रोस प्रॉफिट ये आया हमारा, है ना, इसको हमने ब्रॉट डाउन किया, है ना, ये कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन में लेकर आया, ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट है। अब इसमें मैंने क्या किया, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो मेरा बिजनेस में मिलेगा मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, बिजनेस के चलाने के जो खर्चे चल रहे हैं हमारे, यहाँ पर आएंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है ना, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब इसके अलावा मैंने कुछ बैड डेट हो रखे हैं, मेरा कुछ जो इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, इंश्योरेंस एंड टैक्स पे करना है, स्कूटर का टैक्स, ये वैक्स, ये सारे क्या है मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सैलरीज भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो भी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये भी माइनस कर दो। और कुछ आपने बोला कि मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट थी, मैंने उससे इंटरेस्ट कमा के दिया या कुछ कमीशन कमाया, मैंने कुछ डिस्काउंट से कुछ एडजस्टमेंट किया, तो उसके बाद मेरा कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये जब मैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है मेरे बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से नहीं आया, ये मेरे बाकी चीज़ों की वजह से, मेरे दिमाग की वजह से है, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने जब एडजस्ट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, मुझे क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को मैं पीबीटी बोलता हूँ। जनरली क्वेश्चन में आपको ये दे नहीं रखा होगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा। स्पेसिफिकली ये तो नहीं दे रखा होगा, ये दे रखा होता फिर भी, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो दे रखा होगा बट ये नहीं दे रखा होगा। ये जनरली इंटरेस्ट हो गया हमारा या पीडी हो गया, ये सब चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। ये मेरा नॉन प्रॉफिट मेरा आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहां आ गया फिर टैक्स, इसके बाद बनता है पैट, इसके बाद बचता है मेरा पैट, ठीक है। तो याद रखना, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा चलता है, ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करता हूँ ना, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है। इसका यूज किस पता है कहाँ आता है, वर्किंग कैपिटल में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। आइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को समझते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर सेल्स से रिलेटेड में बात करेंगे तो सेल से आगे बढ़ते रहे हम कुछ कुछ चीजें काटते हुए हमारे को क्या क्या प्रॉफिट मिले, कह रहे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिला, फिर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, फिर मेरे को नेट प्रॉफिट मिला, फिर पैट मिला। इसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर एक्सपेंसेस में बहुत सारे जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं उनका कंपैरिजन किया, तो ये मेरे क्या बन गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बन गया। देखिए बड़ा सिंपल सा है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन सेल से किया, हमारा क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। मैंने नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन सेल से किया, बन गया नेट प्रॉफिट रेशियो। अब ध्यान सुनना, नेट प्रॉफिट कई बार हम पीबीटी को मान लेते हैं और कई बार इसको हम पैट भी ले लेते हैं। तो पीबीटी या पैट दोनों ही लिया जाता है। आपके क्वेश्चन में अगर क्लियरली मेंशन ना, दोनों निकाल देना कि भैया नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, वो पीबीटी के अकॉर्डिंगली भी निकाल लेना, पैट के अकॉर्डिंगली भी निकाल लेना, ठीक है, याद रखना। ओके, अगर प्री टैक्स में बात कर रहा है तो पीबीटी होगा, अगर पोस्ट टैक्स में बात कर रहा है तो पैट होगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमारा एक्चुअल में ईबीआईटी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, इसमें अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरली हम इंटरेस्ट को बात करते हैं, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट जनरली इसमें डील करते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, है ना। तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट से पहले की वैल्यू क्या होती है, मेरी ईबीआईटी, तो दिस इज ईबीआईटी ओनली, ठीक है। बिजनेस के खर्चे जब मैंने माइनस कर दी तो बचा क्या मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही मेरा ईबीआईटी होता है। तो मैं ईबीआईटी को बेसिकली डिवाइड करता हूं किससे डिवाइड करेंगे, हमारा सेल से, ठीक है ना। अच्छा, कई बार क्या करेगा, इसको वो पोस्ट टैक्स लेने की कोशिश करेगा। जब इसको पोस्ट टैक्स लेगा ना तो ये ईबीआईटी इंटू 1 - t करेगा, ध्यान रखना। ओके, बट करना ये गलत भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा से चेंज भी करेगा, ठीक है। यस, ध्यान रखना, ये अगर इसको पोस्ट टैक्स बात करता है ना तो इसको ईबीआईटी इंटू 1 - t भी कर सकता है। और वो बोलेगा अरे इंटरेस्ट, इसको ये एक और चीज भी कर सकता है, ऊपर वाली चीज को पता है क्या, ये क्या बोलेगा, एक्चुअल में सर ये मेरा ईएटी में आप इंटरेस्ट ऐड करो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो ऐसे भी डील कर सकता है, ऐसे भी।
इस केस में वो टैक्स, एक टैक्स केस में वो टैक्स बेनिफिट को काउंट कर रहा है और एक केस में वो नहीं कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट पे जो टैक्स बेनिफिट होता है उस पे वो काउंट कर रहा है, एक पे वो नहीं कर रहा है, ऐसे डील कर लेना, ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस क्या क्या थे उनका हम सेल से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेंस मैंने कॉग्स काटा था बिजनेस में, सेल से कॉग्स काटा था, तो कॉग्स का कंपैरिजन किया तो कॉग्स का रेशियो निकल गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काटे थे मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, मेरे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, उसको मैंने काटा तो मेरे को क्या मिल गया, सेल से कंपैरिजन किया तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो मिल गया। जब मेरे बिजनेस के ऑपरेटिंग रेशियोज की बात कर रहा हूं तो बिजनेस के टोटल ऑपरेशन के खर्चे क्या है मेरे, कॉग्स प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का जब मैंने एडिशन कंपेयर किया सेल से तो मेरे को क्या मिल गया, ऑपरेटिंग रेशियो मिल गया। जब मैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या है मेरे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, दैट इज इंटरेस्ट आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, डिविडेंड पेड आ गया, तो उनका कंपेरिजन अगर मैं सेल से करूंगा तो मेरा क्या गया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ गया। ये दोनों मेरे क्या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट वाले एक्सपेंसेस है, ये मेरे नॉन फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट वाले एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्लियर है गाइस? नाउ यस गाइस, सो हम बात करते हैं अब आप लोगों से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या हमारे रेशियोज बनते हैं। अब समझो, इन्वेस्टमेंट जो किया उसका क्या रिटर्न बन रहा है उस पर बात करना है। अब इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में बात करेंगे तो क्या हो सकता है, कैपिटल इंप्लॉयड क्या है, शेयर होल्डर्स कैपिटल क्या है, या सिर्फ इक्विटी की बात करें तो यहाँ से यहाँ पर निकालने के लिए हमने लॉन्ग टर्म डेट को छोड़ा, यहाँ से यहाँ निकालने में हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़ा, इनके कंपैरिजन में जब हमारा क्या रिटर्न बनेगा उस पर बात करेंगे। मतलब बेसिकली इनके जो रिटर्न है उन रिटर्न को पे करने के लिए जो इन्होंने पैसा दिया है वो पैसा तो इन्होंने दिया, ये रिटर्न जो उनको मिलेगा वो कहां से मिल रहा है उस पर ऊपर बात है, ठीक है ना। क्लियर है? यस। तो इसमें हमने कुछ कुछ पार्ट तोड़े हैं, जैसे एक रोआ होगा कि एसेट्स के कंपैरिजन हम रिटर्न की जब बात करते हैं, एक होता है आरओसी कैपिटल इंप्लॉयड के कंपैरिजन में, और आता है आरओई। जनरली ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो इस पर आता हूँ मैं वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट नीचे चलते हैं, पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं जितने जो हमारे डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं वो क्या क्या है। अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करता हूं तो उसमें हम क्या करते हैं, ईबीआईटी हमारा बिजनेस की अर्निंग है, तो ईबीआईटी को हम डिवाइड कराते हैं किससे जी, हमारे टोटल एसेट से, तो मेरा वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट बन गया, ठीक है। अगर मैं ईबीआईटी को डिवाइड कराऊंगा हमारा नेट एसेट से, वो मेरा रिटर्न ऑन नेट एसेट बन गया। ये मैं ईबीआईटी को जब डिवाइड कर रहा हूं वो प्री टैक्स बना, अगर मैं पोस्ट टैक्स बात करूंगा तो मैं यहां पे 1 - t से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पोस्ट टैक्स सिनेरियो है, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, अब ईबीआईटी इंटू 1 - t की जगह पे ना मैं इसको देखो यहां पे मैंने लिखा ही होगा, ईबीआईटी इंटू 1 - t की जगह पे मैं ईबीआईटी को क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज ईबीआईटी, ईबीआईटी बनता है इंटरेस्ट और ईबीटी से, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको 1 - x से मल्टीप्लाई किया तो ईबीटी इंटू 1 - x इज ईएटी। यस, ये मेरा ईएटी बन गया ना, ईबीआईटी में से बेसिकली मेरा टैक्स हटाया तो मेरा ईएटी बन गया। अब इंटरेस्ट इंटू 1 - x मेरा एज इट इज रह गया। अगर मैंने बोला मेरा इसमें टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर दो, कह रहा है टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर दो, तो मेरा टैक्स बेनिफिट अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये मेरा पार्ट ये दिखा रहा है कि ये मेरा ईएटी प्लस में इंटरेस्ट बन जाएगा। जब मैं इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूं तो उसमें मैंने टैक्स बेनिफिट एडजस्ट किया है, जब मैं इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहा तो मतलब मैंने टैक्स बेनिफिट एडजस्ट नहीं किया, तो ये याद रखना, ठीक है। तो अगर ये लिखता तो मतलब टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट नहीं एडजस्ट किया है, अगर इंटरेस्ट के साथ टैक्स बेनिफिट एडजस्ट किया है तो उसको पूरा इंटरेस्ट ऐड करेगा पैट के साथ में, ठीक है। क्लियर है गाइस? और नीचे में टोटल एसेट से डिवाइड किया तो रोटा बन गया, नेट एसेट से डिवाइड कर दिया तो रोना बन गया। तो नेट एसेट्स क्या होते हैं हमारे टोटल एसेट्स माइनस का जो लाइबिलिटी के कंपोनेंट है, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटी, ये माइनस कर दो कि तुम्हारा नेट एसेट बन जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ फिक्स एसेट से कंपेयर किया तो मेरा रोफा बन गया, दैट इज रिटर्न ऑन फिक्स एसेट्स। क्लियर है? नाउ अब ऊपर में ध्यान से समझना, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस इन्वेस्ट से क्या कमाता हूं, मैं करता हूं, जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे क्या लाता हूं, मैं सेल्स लाता हूं। अब इस सेल्स का कंपैरिजन जब मैं कंपैरिजन करता हूं उनके प्रॉफिट से तो मुझे क्या मिलता है, मेरा टोटल मिलता है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्ट का पार्ट क्या, अगला सेल्स, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे टर्नओवर रेशियो का पार्ट है। अब उस सेल्स का कंपैरिजन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट से तो ये मेरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है ना वो दो चीजों का कंपोनेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना है ना तो या तो अपने सेल्स बढ़ाने पर ध्यान दो या सेल्स के कंपैरिजन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की एफिशिएंसी पे इंक्रीज करो। तो अगर आपको कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को इंप्रूव करना है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को इंप्रूव करके कर सकते हैं या फिर हम टर्नओवर रेशियो को इंप्रूव करके कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये बात कह रहा है, ओके। यस। नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है,
कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने बिजनेस में करी है उस पर क्या रिटर्न मिलता है। तो अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो टोटल रिटर्न ईबीआईटी है, तो ईबीआईटी का कंपैरिजन कर रहा है। जब हम पोस्ट टैक्स सिनेरियो में बात करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट टैक्स सिनेरियो में ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी कर रहा। अगेन सेम तरीके से मैं इसको ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी में इसको मैं पैट प्लस में इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स भी लिख सकता हूँ, ये मैंने ऊपर करके दिखाया। अगर मैं टैक्स बेनिफिट ले लिया तो यहाँ पे मैं टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मैं पैट प्लस इंटरेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला बनता है। ध्यान रखना इस बात को। तो ये भी बन सकता है फॉर्मूला और ये भी ऐसे बन सकता है, दोनों ही तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? नाउ यस, ओके। नाउ आरओई क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों का पैसा क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व्स। वो कमाते क्या है? इक्विटी और रिजर्व्स वालों को कहां से पैसा मिलता है? कह रहे हैं नेट इनकम के रूप में। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय में इक्विटी प्लस रिजर्व। अच्छा, नेट इनकम को इन्होंने कैसे बोला? कह रहे पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। भाई पैट में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तभी तो हमारा आता है ना नेट इनकम, या फिर इक्विटी अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये यहीं से तो आता है, ठीक है। तो ये मेरा आरओई बन जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, नाउ आरओई की अगर हम बात करते हैं बेटा, आरओई की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे बनेगा? यस, कैसे बनेगा? अब ध्यान से समझना, हमारा ऊपर में नेट इनकम है, नीचे में जो कमाई कर रहे हैं वो नेट इनकम है, जो उन्होंने लगाया है वो क्या है? मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, कह रहे इक्विटी शेयर कैपिटल आपने लगाया, धंधे में हुई सेल, है ना, धंधे में हुई सेल, तो इन्वेस्टमेंट से हुई सेल, उस सेल का कंपैरिजन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। अब ये इन्वेस्टमेंट मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट मैंने लगाया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो मेरे टोटल कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। ये इन्वेस्टमेंट क्या? टोटल कैपिटल इंप्लॉयड, उसका कितना पार्ट है मेरा वो इक्विटी प्लस रिजर्व का, उसको मैं चेक करता हूं इक्विटी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, ठीक है। जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे मिलती है सेल्स, उस सेल्स से प्रॉफिट मिलता है मेरे को, ये मेरे को बताता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनटू में टर्नओवर रेशियो। ये मेरे को अभी तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता रहा है, बट अगर मुझे स्पेसिफिकली इक्विटी के रिगार्डिंग बात करनी है तो मुझे इक्विटी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मुझे बताता है कि मेरा कंपोनेंट कितना है इक्विटी का। यस, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, मान लो अगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और मेरा ये 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स की वैल्यू है, तो मेरा 2 क्या बता रहा है कि मेरा जो है टोटल में, टोटल 2 है उसका 1 पार्ट इक्विटी है। अगर ये 3 आया तो टोटल 3 है, तो मेरा 1 पार्ट उसका इक्विटी है। टोटल अगर इसका रेशियो का वैल्यू अगर मेरा 5 है तो मतलब उसका 5 में से 1 पार्ट इक्विटी है, बाकी मेरा इक्विटी प्लस रिजर्व है, बाकी मेरा लॉन्ग टर्म डेट और रेफरेंस है, ठीक है ना, समझ में आया? ओके, अब ये डुपॉन्ट मॉडल बोलते हैं इसको। ये डुपॉन्ट जी ने ये बात बोली थी, ये क्या दर्शाने की कोशिश करता है? कह रहा है हमें एक्चुअल में तो लॉजिकली बिजनेस के अंदर में टर्नओवर रेशियो इंप्रूव करने की जरूरत होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बट कुछ बिजनेसमैन गुमराह करने के लिए क्या करेंगे? इसको इंप्रूव कर देंगे। वो कहेंगे देखो आपके बिजनेस में आरओई कितना तगड़ा निकल कर आ रहा है। वो क्या गुमराह करेंगे? वो आपको बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का कंपोनेंट यस कंपैरेटिवली कम रख दो, डेट ज्यादा रख दो, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ा देने की कोशिश करते हैं। बट ये कई बार रिस्की केस बन जाता है। अच्छी चीज है, लेवरेज में हमने ये सीखा है, बट ये कई बार रिस्की केस बन जाता है, ठीक है ना। वो याद है ना आपको कि हमारा जो डेट है इट एक्ट एज अ डबल एज स्वॉर्ड, तो आपके लिए ये नुकसानदायक भी कर सकता है। तो ये करना ज्यादा प्रेफरेबल भी नहीं होता है। वो यही बोल रहा है, कह रहे ये सब कुछ सेम है, बट उन्होंने सिर्फ क्या किया, बिजनेस में इक्विटी का कंपोनेंट कम कर दिया, डेट का कंपोनेंट बढ़ा दिया। देखो आपका रिटर्न उन्होंने कितना तगड़े तरीके से बढ़ाया। तो ये चीज बोलते हैं हमारे डुपॉन्ट मॉडल में, ठीक है ना। यस, ध्यान से समझना, यही बात है। ओके, नाउ अब कुछ छोटे मोटे रेशियोज और देखने हैं, जैसे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? हमारे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को बस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या है? हमारा जो डिविडेंड बटा है ना, उसको मुझे नंबर ऑफ शेयर से। अब डिविडेंड कैसे मिलता है? इसके 2 भाग होते हैं, कुछ रिजर्व्स में जाता है, कुछ हमारा डिविडेंड में जाता है। अब मैं जब डिविडेंड को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से तो मुझे डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। जब मैं रिजर्व को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से तो मुझे रिजर्व्स पर शेयर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ डिविडेंड पर शेयर निकालने का एक और तरीका होता है, दैट इज जो हमारी फेस वैल्यू इनटू में डिविडेंड रेट। मतलब अगर बोला ना कि फेस वैल्यू 10 रुपए की है और डिविडेंड रेट 40% है, तो मेरा 4 रुपए का डिविडेंड यहां से भी निकाला जाता है, ठीक है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है कि डिविडेंड का हिस्सा कितना है टोटल अर्निंग से, है ना। तो डिविडेंड बाय में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मैं इनको पर शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा?
अभी हमने देखा ये मेरा डीपीएस बन जाएगा और ये मेरा ईपीएस बन जाएगा, तो डीपीएस बाई ईपीएस भी मुझे सेम वैल्यू देगा, दैट इज डीपीआर। ओके, अब रिटेंशन रेशियो हमने ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में पढ़ा हुआ। रिटेंशन रेशियो क्या होता है हमारे, बी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बाय में अर्निंग, या फिर रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर बाय में अर्निंग पर शेयर, ठीक है, तो ये रिटेन्ड अर्निंग है। अब याद है हमें डीपीआर इज इक्वल टू 1 माइनस हमारा रिटेंशन रेशियो, ठीक है, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो करेंगे तो डीपीआर माइनस डीपीआर क्या होता है मेरा 1 माइनस बी। इसको बहुत यूज करते थे, याद है, इससे फॉर्मूलाज भी बनाए थे हम लोगों ने, ठीक है। यस, नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड रेशियो रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यूज। अब ये देखो ये सारे रेशियोज किसको देखने हैं, शेयर होल्डर के रिलेटेड है, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरा रिटर्न कैसा बन रहा है, उसमें मेरे बिजनेस की अर्निंग कैसे हो रही है पर शेयर की, उसको देखना है, उसका डिविडेंड कैसा बढ़ रहा है उसको देखना है, उसकी रिटेन अर्निंग में कितना कंपोनेंट है उसको करना है। अब वो कह रहा है मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर किस प्रकार से चल रहा है उसका कंपेरिजन करना है। कह रहा है अगर मैं मार्केट प्राइस शेयर का कंपेरिजन अर्निंग से करूंगा तो वो पीई रेशियो बनता है, ठीक है, एमपीएस बाई ईपीएस, ठीक है। डिविडेंड यील्ड क्या बताता है कि मेरा कितना डिविडेंड बटा है इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड को जब मैं मार्केट प्राइस से डिवाइड करूंगा इन 200 तो मेरे को क्या बताएगा, डिविडेंड यील्ड। तो इन सब में मैं मार्केट प्राइस से कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट वैल्यू पर बुक वैल्यू दैट इज पीवी रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर को हम बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे। अब एक अच्छा, रिटेन अर्निंग यील्ड कितना हुआ, कितनी हमने रिटेन करी अर्निंग, है ना, पर शेयर, ये पर शेयर पे बात कर रहे हैं, है ना, पर शेयर, ये भी डीपीएस पे ही है, डिविडेंड पर शेयर है, तो ये भी रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इन 200। अब एक होता है क्यू रेशियो। यस, क्यू रेशियो क्या है, कह रहे हैं क्यू रेशियो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस क्या ज़्यादा है या कम है, वो मेंशन मेक करता है क्यू रेशियो। तो क्यू रेशियो में दिया था जेम्स टॉबिन ने, उन्होंने बोला कि मान लो आज आपको यही सेम सामान, देखो अब कंपनी के जो फिक्स एसेट्स होते हैं जो बहुत पहले खरीदे होते हैं, लॉन्ग बहुत पहले खरीदे हैं, अब वही अकाउंट्स में हम दिखाते हुए आते हैं। वो कह रहे हैं यार अगर आज वो फिक्स एसेट खरीदने होंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कह रहे हैं आप जो फिक्स एसेट आपको रिप्लेस करने की कॉस्ट आएगी, तो बोल रहे एस्टिमेट लगाओ उस कॉस्ट का, वो जो कॉस्ट है ना उसके कंपैरेटिवली में आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और लॉन्ग टर्म डेट, मतलब जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उस डेट के रूप में, और जो आपके शेयर की आज की वैल्यू ट्रेंड कर रही है, शेयर के आज की वैल्यू में ट्रेंड क्या करता है, जो बिजनेस में आपकी रिटेन हो रही है अर्निंग और जो आपके बिजनेस के अंदर में आपने इक्विटी में लगा रखा है। वो बेसिकली क्या बोल रहा है यहां पर, इसने फ्यूचर में उसने क्या बोल रहा है, रियल टर्म्स में आपकी कंपनी कहां स्टैंड करती है वो आपका क्यू रेशियो बता रहा है। उसने क्या बोला, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से क्या पता चलेगा, आपके एसेट जो है कंपनी के उसकी आज की वैल्यू क्या चल रही है वो पता चलेगी। इसको हमने कंपेयर किया हमारे जो कंपनी की फर्म की वैल्यू है, ठीक है, प्लस में जो लॉन्ग टर्म डेट है ना, हमने हमारे शेयर की जो वैल्यू प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, तो बेसिकली क्या बता रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बता रहा है। ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ गया, तो ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का कंपेरिजन कर रहे हैं हम किससे, हमारे जो कंपनी के एसेट की आज की कॉस्ट बनती, नॉट द कॉस्ट जो कि हमने जब लिए थे तब बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्यू रेशियो बताता है। अब ये बोलता है अगर ये 1 है, कह रहे एकदम सही चल रही है आपकी कंपनी, टेंशन ही ना लो। अगर ये लेस देन 1 है, मतलब अभी मार्केट के अंदर में जो आपकी एसेट की वैल्यू होनी चाहिए उतनी भी नहीं दे रखी है, इसका मतलब क्या है, आपके लिए अभी ये अंडर वैल्यूड शेयर है, आप इसको ले सकते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, इसका मतलब भाई साहब ये ओवर वैल्यूड है, मतलब कि आपके शेयर की जो वैल्यू, आपके जो एसेट्स की वैल्यू बननी चाहिए उससे ज्यादा आपके शेयर की वैल्यू चल रही है, या तो आपकी फ्यूचर बहुत बढ़िया है या फिर चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, तो ये चीज इस चीज को बोलता है, कह रहे हैं ओवर वैल्यूड हो गया। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ऐसे केस में वो बोलता है बाइंग प्रेफर नहीं है अगर कंपनी के कुछ डायनामिक्स तगड़े ना हो, एक बस थ्योरेटिकल अप्रोच है ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा, ठीक है, आपको बस दिखा रहा हूं क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कैसे उसको समझना होगा और कैसे उसको इंटरप्रेट करके आंसर देना होगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको डिफरेंट रेशियोज दे रखे होंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, इन रेशियो से जो चीज़ें मिसिंग होंगी उनको निकालना होगा। देखो हमने यही करा है इस पूरे के अंदर में, जैसे सेल्स मिसिंग थी, है ना, हमने फिक्स एसेट दे रखे थे उससे सेल्स निकाली, यस, फिर हमें देखो फिक्स एसेट दे रखे थे, फिर उनसे हमने करंट एसेट्स निकाले, फिर उससे हमने करंट लाइबिलिटी निकाली, फिर हम करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट का यूज़ करके लॉन्ग टर्म डेट निकाली, ऐसे करके मैंने सारे कंपोनेंट्स निकाल दिए। ये आपको खुद प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन, ये आपका पूरा रिविजन करा देगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बाद में डील करते हैं ना, ये आपको पूरा रिविजन करा देगा। इसके बाद मुझे क्या बनानी होगी, एंड में सभी चीज़ का यूज़ करके हर एक कंपोनेंट निकाल कर मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, बस बैलेंस शीट ड्रॉ कर देना, ठीक है। क्या पी एंड एल अकाउंट बनाने थे क्या, हाँ, तो ये हमारा मास्टर क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करना है।
P&L अकाउंट बनाना है और हमारे को बैलेंस शीट बनानी है। ये मास्टर क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करना है, यस याद रखना। ओके, मैं लिख देता हूँ हमेशा ना जो भी हमारे मास्टर क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन आप कभी प्रैक्टिस कराओगे रिवीजन के लिए? हाँ करवाऊंगा, एग्जाम से ओवर पास जब आएंगे तब मैं आपको ये मास्टर क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं ना वो आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा, जिससे सारे कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी मज़ा आया हो तो लाइक ठोकना, कमेंट करना और बताना, मुझे अच्छा लगता है, मैं रीड करता हूँ। ठीक है, यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।